नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM यूपी। राजनीति बड़ी विषम होती है। प्रधानमंत्री को समझ में आना चाहिए कि जिस तरह देश में अब उनको सरेंडर प्राइम मिनिस्टर कहा जा रहा है, वो बात अब धीरे-धीरे सच होने लगी है। अमेरिका के राष्ट्रपति ईश्वर के भरोसे आ गए हैं क्योंकि ईरान और इजरायल ने उनका युद्ध ने उनका बुरा हाल कर दिया है। ईरान जिस बहादुरी के साथ लड़ रहा है, उससे ट्रंप की कुर्सी डगमगाने लगी है। दैनिक भास्कर के राजनीतिक संपादक केपी मलिक ने विस्तार से चर्चा करी, उनके पास लेके चलता हूं। उससे पहले रिक्वेस्ट ये आपसे कि मैंने ख्वाजा की शान में गाना तैयार किया है। ये 4 PM फिल्म 4 PM म्यूजिक का ये लोगो देख रहे हैं यहाँ। ये गाना इस पे है, ख्वाजा का याद में एक बेहतरीन गाना हमने तैयार किया है। शकीर आजमी साहब ने लिखा है, कृष्णा बैरुआ ने गाया है। इस गाने को सुन के बताइएगा जरूर कैसा लगा गाना। चलते हैं केपी मलिक के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आपका केपी मलिक साहब। धन्यवाद संजय जी, आपका भी और आपके प्यारे दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मलिक साहब, एक बात तो तय है कि ट्रम्प चचा ने हमारे प्रधानमंत्री से एक बात सीख ली। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये सब विकास विकास बेकार की बातें हैं। कोई कोई चक्कर में नहीं रखा है विकास विकास में। सबसे बड़ा चीज ये होती है कि आपको ईश्वर का सहारा लेना चाहिए। पूजा पाठ करते रहो तो सब विकास अपने आप हो जाता है। तभी देखिए, चीन अपना रिसर्च में खर्च करता है, बाकी मुल्क करते हैं। हमारे यहाँ मंदिरों पे ज्यादा खर्च होता है। पूजा पाठ करते रहो, प्रसाद बांटते रहो, बेचते रहो, यही है। इसी से देश विकास हो जाएगा। तो ट्रम्प साहब ने भी अब समझा कि जब विपदा सिर पर आ गई, ईरान ने वो बैंड बजा दी, ये उम्मीद नहीं थी। ईरान की जो तबाही है उसको ट्रम्प को लग रहा है कि अब कहीं कुर्सी ना चला जाए। एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें पादरियों के बीच में ट्रम्प साहब बैठे हैं, पूजा पाठ टाइप की कुछ ही चल रही है। तो ट्रम्प को लग रहा है कि पता नहीं कौन सा शुक्र की महादशा थी या राहु का बिगड़ा हुआ खेल था या शनि की दशा आ गई थी, तो मैंने ये युद्ध शुरू कर दिया। और मैं तो वेनेजुएला के राष्ट्रपति की तरह समझ रहा था कि खामनेई साहब को उठा लाऊंगा, लेकिन ये तो गले में पड़ गए। बच्चा बच्चा खामनेई बन गया ईरान का। और जो आर पार की जंग का ऐलान कर दिया ईरान ने, उसने तो पूरे अमेरिका के अंदर तहलका मचा दिया। अब वो सीन उल्टा हो रहा, तो अब वो पूजा पाठ में आ रहे। लेकिन पूजा पाठ का एक फर्क इतना पड़ा भारत के लिए, मोदी जी के प्रभाव के लिए, हमारे विश्व गुरु जी के लिए, कि अमेरिका ने कहा चलो बच्चा तरस खा गए तुम पे, तुम 30 दिन तक रूस से तेल खरीद लो, अलाउ कर दिया तुम्हें। यदि घर में कोई बच्चा रोता है कि चलो चॉकलेट दिला देते हैं तुम्हें। ये कांग्रेसी वाले ठठिया गए हैं, कह रहे हैं कि बताओ देश का हम आत्मसम्मान खो दिया। ट्रम्प कौन होते हैं हमें ये कहने वाले, यहाँ से तेल खरीदो वहां से तेल खरीदो। ये जानती नहीं है कितनी कितनी एपिस्टीन फाइल के पर्चे दबे हुए हैं वहां पे। अगर मान लो सामने आ गया तो देश का क्या हाल होगा। नाक तो कटेगी ना, जो हरदीपुरी का नाम बार बार सामने आ रहा है और भी महानुभावों का आ रहा है। तो जब तक दबी छुपी रहेगी फाइल, तो इज्जत बची रहेगी देश को। कल को नाम खुल के आ ही गए, फोटो ही आ गए, तो नाक तो पूरे देश की कटेगी ना, अकेले हरदीपुरी की थोड़ी ना कटेगी, या जिसके नाम होगा उसकी थोड़ी ना कटेगी। तो कम से कम दोस्ती बनाए रखो ट्रम्प चचा से। उन्होंने छूट दे दी 30 दिन तक तेल खरीद लो। इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है? ये ट्रम्प चचा का जो पूजा पाठ है, ये बचा पाएगा ईरान के कहर से, या ईरान इसी तरह बैंड बजाता रहेगा इजराइल की और अमेरिका की? क्या लगता है आपको? संजय जी, अगर आप ईरान के साथ अमेरिका और इजराइल के युद्ध की बात करते हैं तो बहुत हल्के में ले लिया था ईरान को। और ईरान अपनी तैयारी बहुत आगे तक की करके रखा हुआ था। और अभी भी अगर ईरान में आप जो अभी जिम्मेदार हैं, जिसके पास जिम्मेदारी है, अभी जो पूरे ईरान को कंट्रोल कर रहे हैं, अगर आप उनको भी निपटा देते हैं, ये युद्ध तब भी नहीं रुकेगा। और इसको हम उस सेंस में देखते हैं कि अगर आप सेनापति की गर्दन काट देते हैं, उसका शीश काट देते हैं, तो उसके शरीर के दोनों हाथों में तलवारें हैं और वो और ज्यादा भयंकर तरीके से काटेगा। ये हालात ईरान में हो गए, क्योंकि ईरान के पास अब खोने को कुछ नहीं है। उसको जो खोना था वो खो चुका है। अमेरिका के पास, इजराइल के पास बहुत कुछ खोने को है, और अमेरिका तो बैक फुट पे आ गया बहुत भयंकर तरीके से। और अमेरिका में जो हमारी जितने लोगों से बात हो रही है, या चीजें छन के आ रही है, या पढ़ने की बात होती है, कि अमेरिका में जो इनके फॉलोअर थे ट्रम्प साहब के, उसमें से 60 और 65% लोगों ने ये कह दिया है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो गया है। और ये जो बेंजामिन नेतन्याहू है, उनके चक्कर में ये फंस गए हैं। अब इनको लेने के देने पड़ गए। अब ये कोई ऐसे आदमी को तलाश कर रहे हैं कि कोई इनका बीच बचाव कर दे।
देखिए, अगर हम थोड़ा सा ढंग से और सीरियसली इस बात को संजय जी लें, आज भारत बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता था। आज पूरी दुनिया में भारत के अलावा मुझे कोई ऐसा देश दिखाई नहीं देता जो, अगर हम बीच में रहते और हमने सैद्धांतिक तरीके से चीजों को किया होता, आज हम ईरान का और अमेरिका का समझौता करा सकते थे। ये हमारी हैसियत थी और वास्तव में हमें बड़ा सम्मान भी मिलता और दुनिया में भारत का सिर भी ऊंचा होता। आज तो हमारे साथ उल्टा हो रहा है कि हम मेहमान बना के बुलाते हैं उनके युद्ध पोत को और जाते जाते ही निपटा देती है, और हम युद्ध से 2 दिन पहले वहां चले जाते हैं, 48 घंटे पहले हम आते हैं। अब तो वैसे ही हम घिरे हुए हैं। तो हमने एक बहुत बड़ा मौका खो दिया है। आज अमेरिका बहाने ढूंढ रहा है इस युद्ध को खत्म करने के लिए। और आप जिस प्रकार की बात कर रहे हैं कि उन्होंने पादरियों को बुला के प्रार्थना करवाई है, संजय जी, ईसाई धर्म के विषय में अगर थोड़ा बहुत मैं जानता हूं, मैं बहुत बड़ा ज्ञाता तो हूँ नहीं, किसी अपने धर्म का ज्ञाता नहीं, ईसाई धर्म का तो क्या होगा, लेकिन मुझे मालूम है कि वहां पे फ्राइडे को एक प्रेयर होती है और उसका बड़ा महत्व है ईसाई धर्म में। वो पादरी प्रेयर करते हैं, तो प्रेयर की गई है और उस प्रेयर में मेरे को एक बड़ी अच्छी चीज लगी है। उन्होंने उस प्रेयर में ये कहा है कि हमारे राष्ट्रपति जी को ईश्वर रास्ता दिखाए, सही रास्ता दिखाए, और ये शायद रास्ता भटक गए हैं। तो इसका मतलब वो मान रहे हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप रास्ता भटक गए हैं, उनको सही राह पे लाए, ये प्रार्थना में उन्होंने कहा है। और आज वो भगवान का सहारा ले रहे हैं। पहली बार हमने कोई राष्ट्रपति या कोई इतना बड़ा नेता अमेरिका का या किसी पश्चिमी देश का देखा है जो ईश्वर की दुआ कर रहा है, ईश्वर की प्रार्थना कर रहा है युद्ध से बचने के लिए। नहीं तो हम तो विश्वगुरु सिर्फ अपने आप को ही समझ रहे थे कि हमारे यहीं जो है अयोध्या, मथुरा, काशी की प्रार्थनाएं चलती रहती हैं, पूजा पाठ चलते रहते हैं, और विभिन्न स्वरूप जो है धारण करके हमारे महामहिम पूजा पाठ करते रहते हैं। उनके अलग अलग चेहरे हम देखते हैं, हमें याद है उनका बनारस का गंगा स्नान, हमें याद है उनका प्रयाग का स्नान, हमें उनके तमाम स्नान याद हैं। और हमें तो याद है वो उत्तराखंड की गुफा में जब उन्होंने जो है साधना की थी, उस साधना के बलबूते पे हिला कर रख दिया था, गड़गड़ाहट हो गई थी पूरे उत्तराखंड में, गुफा में जब वो प्रार्थना कर रहे थे, ईश्वर का ध्यान लगा रहे थे। तो ये तो हम मानेंगे कि हमारे जो विश्व गुरु हैं, कुछ हो के ना हो, कम से कम उन्होंने अमेरिका को ये पाठ पढ़ा दिया है कि भगवान भी कुछ है, धर्म भी कुछ है। और जैसे हम उसके पीछे चल रहे हैं, हम शिक्षा पर ध्यान कम दें, हम जो है स्वास्थ्य पर ध्यान कम दें, बाकी चीजों के विकास पर ध्यान कम दें, हमारे पुल भले बनाते बनाते टूट जाए, लेकिन ईश्वर में आस्था हमारी नहीं टूटी है। तो आप भी थोड़ा इधर आइए, तो हम उनको अपने रास्ते पर ले जाने में कामयाब हुए हैं। कम से कम ये हमारी बड़ी सफलता है और ये हमारी एक बड़ी जीत है, जिसके नाते हम काफी आगे तक उनके साथ जा सकते हैं। ये बात तो हमें माननी पड़ेगी हमारे विश्व गुरु की, कि कम से कम वो ट्रंप जैसे व्यक्ति को इस रास्ते पर ले आए हैं। और क्या इसी रास्ते पे यहूदी भी आएंगे? क्या जो नेतन्याहू है वो भी कोई ऐसी प्रार्थना करते हुए दिखाई देंगे क्या वो भी किसी चर्च में या किसी अपने धार्मिक स्थल पे जाके इस तरह की वीडियो जारी करेंगे? क्या यरूशलेम जाएंगे? क्या वो भी देखना बाकी है। संजय जी, आप देखिए, ये तो सारी चीज अलहदा रही। देश में जिस प्रकार से परेशानी है, आज एक रिपोर्ट मैंने पढ़ी है, खासकर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और जो केरल के एरिया है, यहाँ के किसानों का बड़ा एक्सपोर्ट फसलों का और फलों का एक्सपोर्ट होता है मिडिल ईस्ट को, और रमजान का महीना चल रहा है, वहां से बहुत सारा अंगूर और दूसरे जो फल हैं, ताजे फलों के टैंकर खड़े हुए हैं। 100 के करीब टैंकर हैं जिसमें पूरा सामान भरा हुआ है, और उन किसानों का इतना बड़ा नुकसान हो गया। युद्ध चल रहा है इराक का, अमेरिका का, राजनीति कर रहे हैं तमाम लोग, और नुकसान हो रहा है किसान का। क्या कुछ भी हो, नुकसान की गारंटी किसान को लेनी पड़ेगी? कुछ भी हो, भुक्तभोगी सब जगह किसान को बनना पड़ेगा। जब आलू की फसल आएगी 2 रुपए किलो बिकेगा, और जब कमाना होगा तो 200 रुपए किलो जो है हमारे व्यापारी कमाएंगे। तो ये भुक्तभोगी कहीं ना कहीं किसान ही क्यों बनता है? ये बहुत बड़ा सवाल है संजय जी।
और आज आत्मा जो है अंदर तक झकझोर दे रही है कि अल्टीमेटली किसान के ऊपर ही सारी चीजें क्यों पड़ रही हैं, किसान ही क्यों फंस रहा है, और क्या सरकार किसान को कुछ दे पाएगी, उसके नुकसान की भरपाई कर पाएगी। सरकार तो जितना ध्यान दे रही है आपके सामने है ही, लेकिन सवाल बड़ा ये है कि हमारी सरकार की विदेश नीति क्या कर रही है। और संजय जी, यहाँ खाली विदेश नीति की बात नहीं है, हमारी विदेश नीति, हमारी जो डिफेंस की नीति है, हमारी जो दूसरी, अगर आप व्यापार की नीति की बात करेंगे, क्या हम कहीं टिक पा रहे हैं? क्या कोई नीति हमारी समझ में आ रही है क्या? आज हमारी नीति क्या है? 2 साल 4 साल पहले छोड़ दीजिए, सुषमा स्वराज विदेशों में जाके कौन सी रणनीति अपना रही थी, कौन सी विदेश नीति बना रही थी उस टाइम तक। उसके बाद आप बात करिए पिछले 2 साल में, हाल फिलहाल में 2 महीने के अंदर, क्या आपको कोई हमारी डिफेंस नीति, कोई व्यापार नीति या कोई विदेश नीति समझ में आ रही है क्या? मुझे तो आ नहीं रही है, आपको आ रही हो तो आप बताइए जी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि कोई नीति तय नहीं हो पा रही, और दूसरी तरफ ये जो युद्ध हो रहा है इससे तेल की कीमतों में भारी बढ़त होगी। खास तौर से जो गैस है, घरेलू गैस है, रसोई गैस है, उसमें तो बिल्कुल मार हो जाएगी अगर ये युद्ध हफ्ते भर चल गया। तो भारत क्या करेगा? दूसरा, मैं देख रहा हूँ कि कुछ गोदी मीडिया का रुख बदला बदला नजर आ रहा है। टाइम्स नाउ के सुशांत सिन्हा जो मोदी भक्त हैं, मुझे लगता था एक दिन में मजाक मजाक में कह रहा था कि अगर मोदी जी अपने पैरों में जहर लगा के सो जाएं तो सुशांत सिन्हा सुबह मर जाएंगे, वो इतना पैर चाटने को तैयार रहते हैं। तो वो मोदी जी के भक्त भी अब भाषा बदलते हुए नजर आ रहे हैं, ट्रंप को गरिया रहे हैं। तो ये गोदी मीडिया का कुछ कुछ रुख बदला बदला नजर आ रहा है जो ट्रंप के खिलाफ बोल रहे हैं। क्या ये कारण है कि ट्रंप ने उनके आका विश्व गुरु मोदी जी को बहुत बेइज्जत कर दिया, बहुत अपमानित कर दिया, उनका तमगा विश्व गुरु वाला उसकी हवा निकाल दी, एपस्टीन फाइलों की चर्चा होने लगी? तो ये गोदी मीडिया का दिल अचानक क्यों बदल गया? क्या उनको समझ में आ गया कि ईरान जिस तरह से युद्ध कर रहा है, और ईरान 1 महीना युद्ध को खींच के चला गया तो इजराइल तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, और अमेरिका के भी कुर्सी में ट्रंप साहब के लाले पड़ जाएंगे। ये गोदी मीडिया का इतना प्यारा प्यारा रुख क्यों हो रहा है? क्या लग रहा है? संजय देखिए, जो गोदी मीडिया की आप बात कर रहे हैं, ये बिना पेंदी के लोटे हैं, थाली के बैंगन हैं। ये जिधर देखा उधर ही लुढ़क लेते हैं, इनका कोई ऐसा है नहीं। आज इनको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हम कहाँ खड़े हैं, हमारे साथ क्या हो रहा है। क्या संजय जी इस युद्ध में कोई गलती निकाल सकता है ईरान की? आप बात कर रहे हैं कि ईरान जो है परमाणु बम बना रहा है, इसलिए अमेरिका उसके ऊपर हमला कर रहा है। ये तो अमेरिका कह रहा था 1 साल पहले कि हमने उनको मार गिराया और सारे जो है उनके परमाणु ठिकाने हमने तहस नहस कर दिए। क्या 1 साल में फिर उसने बना लिए क्या? तो इसका मतलब तो भाई बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी वाला देश है वो, जो बाकी देशों को पीछे छोड़ के 1 साल के अंदर फिर परमाणु बम तैयार कर दिया उसने। तो उसी से टेक्नोलॉजी ले ली। भारत को भी उससे दोस्ती करनी चाहिए, भारत को भी उससे परमाणु बम बनवा लेनी चाहिए। भाई कौन सी टेक्नोलॉजी है जो 1 साल में तो इतने सारे बम बना ले रहा है, जिससे अमेरिका और इजराइल चिंतित है? तो कहीं ना कहीं बात यह है कि ये जो लोग हैं इनको समझ नहीं आ रहा क्या होगा। आपने संजय जी जो खाने वाली गैस है जिससे खाना बनता है, वो गैस का स्टॉक भारत के पास ना के बराबर है। मुश्किल से 2-5% हम उसको स्टोर कर सकते होंगे, नहीं कि उसकी कोई व्यवस्था नहीं है स्टोर करने की, और वो सारी मिडिल ईस्ट से आती है। सबसे पहले इसी गैस से परेशान उपभोक्ता होंगे और तराईमाम इसी से मचेगा अगर सब ठीक ठाक नहीं हुआ। दूसरी बात आप कर रहे हैं कि तेल के दाम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, तेल की किल्लत धीरे धीरे बढ़ रही है, और ऐसे लोगों की भी हमारे यहाँ कमी नहीं है जो इस घबराहट में स्टॉक से ज्यादा, जरूरत से ज्यादा तेल को स्टॉक कर लेंगे। काला बाजारी देश में बढ़ जाएगी और हालात ये हो जाएंगे मार धाड़ के कि जरूरतमंद को तेल नहीं मिलेगा अगर ये जल्दी से युद्ध खत्म नहीं हुआ। आज शाम हो गई है, आज 7 दिन हुए हैं युद्ध को, कल सुबह 8 दिन हो जाएंगे। तो 1 हफ्ते का युद्ध है जिसमें त्राईमाम हो चुके हैं अमेरिका और इजराइल, और भारत की स्थिति खराब है। भारत की स्थिति यह है कि भारत को समझ में ही नहीं आ रहा है क्या करें। लेकिन एक चीज बड़ी समझ में आ रही है कि बाहर जो होगा देखा जाएगा। पहले जो है देश के अंदर जो है बिहार और जो बंगाल है इनको निपटा लिया जाए, ये बड़ा समझ में आ रहा है चाणक्य जी को। और चाणक्य जी जो है देखते हैं कि बड़ी आपदा में छोटा अवसर ढूंढ लिया जाए
छोटा तो अवसर निकाल लिया जाए और बिहार का उसमें कुछ आपने फायदा कर लिया मामला जाए। बिहार का आपने मामला बताया। आपको लग रहा है कि अब वो नीतीश कुमार डिप्टी पीएम बनेंगे या नीतीश कुमार कुछ नहीं बनेंगे, या फिर नीतीश कुमार बिहार में ही फिर वो एक बार पलटी मार देंगे और मुख्यमंत्री बने रहेंगे? होने वाला क्या है? बिहार की राजनीति क्या संकेत दे रही है? क्या चाणक्य की चाणक्य नीति काम कर जाएगी नीतीश कुमार को, या नीतीश कुमार एक दांव ऐसा खेलेंगे कि समझ में आएगा कि नीतीश का नाम क्या है? पलटू राम उनको एक जमाने में कहा जाता था। क्या नीतीश फिर पलट सकते हैं? कोई संभावना दिख रही है, या आराम से वो राज्यसभा के सदस्य बन जाएंगे? बीजेपी को शर्म भी नहीं आ रही, ऐसे बखान कर रहे थे प्रवक्ता, देखिए उनका मन था राज्यसभा सदस्य में, कभी बने नहीं थे, इसलिए वो राज्यसभा चले गए। जो आदमी बिहार का इतने लंबे समय से मुख्यमंत्री बना रहा हो, जिसने दर्जनों राज्यसभा के सदस्य बना दिए हों, उनके मर्जी से राज्यसभा के सदस्य बन गए, वो खुद नहीं बन पाया, उसकी तमन्ना थी। कैसी कैसी बेतुकी बात कर रहे हो, जनता को ये मूड समझते हैं कि जनता ऐसे ही तर्क मान लेगी? क्या फीडबैक आपके पास, ये जो नीतीश कुमार की जो तस्वीर पलटी है, ये ऐसी पलटी रहेगी या नीतीश कुमार सारी तस्वीर पलट देंगे? संजय जी, आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने जब चुनाव प्रचार शुरू किया था विधानसभा के इलेक्शन से पहले, प्रधानमंत्री हो चाहे चाणक्य अमित शाह हो चाहे दूसरे लोग हों, अंत तक नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री घोषित नहीं किया था। बाद में जब इनको लगा कि स्थिति खराब हो जाएगी, तब इन्होंने मुख्यमंत्री पद का दावेदार नीतीश कुमार को घोषित किया था और पोस्टर लगे थे, आपको याद होगा, 25 से 30 फिर नीतीश। और नीतीश के नाम पे आप जो है जनादेश लेके आए हैं, और आप जो है 100 दिन हुए नहीं है उनको हटाने पे तुल गए हैं आप। तो क्या आपको लगता है कि अगला जो राज्यसभा का इलेक्शन आएगा बिहार में, जो मौका आएगा वो 2 साल के बाद आएगा, और 2 साल हम नीतीश को नहीं झेल सकते, इसलिए इतनी जल्दी पड़ी हुई है। नीतीश कुमार पद छोड़ने को तैयार है, जहां तक हमारी जानकारी है, जितने लोगों से हमारी बात हुई है, लेकिन वो ये चाहते हैं कि वो अपने सुपुत्र को विधान परिषद में लाके और उसकी राजनीतिक ट्रेनिंग अच्छे से करके उसको वहां पे जमा दें, और उसके बाद वो राजनीति दिल्ली आए या राजनीति छोड़ दें। इस तरह का उनका प्लान था, और वो 2 साल तक मुख्यमंत्री रहना चाहते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये गवारा नहीं था। एक तो ये जल्दीबाजी में भारतीय जनता पार्टी ने किया, और इसमें सफल भी हो गए। चाणक्य जी पहुंच गए, और चाणक्य जी ने पहुंच के उनको जो है पर्चा भी भरवा दिया राज्यसभा का। सारी बात हो गई, मंडे तक पर्चा वापसी की तारीख है। अगर मंडे तक आप पर्चा वापस भी ले सकते हैं नीतीश कुमार, ये भी संभावना हो गई है, क्योंकि उनके जो चाहने वाले हैं, उनके जो समर्थक हैं, आज बड़ी मीटिंग शाम को उनके घर पे हुई है। और भारतीय जनता पार्टी में तथाकथित जो जेडीयू के लोग घुसे हुए हैं, जो दिखाने के लिए जेडीयू में है लेकिन मानसिकता उनकी भारतीय जनता पार्टी की है, उन्होंने एक हिसाब से बिल्कुल कैद करके रख लिया है। क्योंकि ट्विटर की भाषा भी जो बताती है, ट्विटर पे जो लिखा हुआ आ रहा है, वो दूर दूर तक नहीं लगता है कि नीतीश कुमार ने लिखा है। और यहाँ तक ये सारी बात ठीक थी, बात हो भी गई थी, नीतीश जी मान भी गए थे, लेकिन एकाएक जो ये क्रांतिकारी कदम उठा कि 7 राज्यपाल बदले गए, और सबसे खतरनाक राज्यपाल बदले गए पश्चिमी बंगाल के और बिहार के। तो एकाएक क्यों बदले गए? तो उसकी भरकुटी तन गई ममता बनर्जी के। ममता बनर्जी ने कहा ये क्या है? ममता बनर्जी ने कहा कुछ खतरे की घंटी बज रही है। जब सूत्रों के हवाले से और जानकारी निकालने की कोशिश हुई, तो पता चला कि वहां पे जो पश्चिमांचल का एरिया है, वो कुछ वेस्ट बंगाल का एरिया लेकर, कुछ बिहार का एरिया लेके, उसको जैसे लद्दाख को अलग राज्य बनाया था कश्मीर से, इस तरह का एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाए। इसीलिए आप देखेंगे जो दोनों गवर्नर हैं वो प्योर ब्यूरोक्रेट हैं, वो पुराने क्रांतिकारी लोग हैं, जिनको तैयारी करने को कहा गया कि आप तैयारी करिए और इसमें एक नया स्टेट यहाँ बना देते हैं। ये रणनीति थी। अब ये कितनी सच्चाई है, ये थी कि नहीं थी, लेकिन पूरे बिहार में ये मामला फैल गया, सनसनी की तरह मामला फैला हुआ है, और पूरे बिहार में स्थिति बहुत गंभीर हो गई है। और इसीलिए जो जनता दल के लोग थे, दूसरे लोग थे, वो एकदम से एक्टिव हो गए, और शाम को नीतीश कुमार के घर पर मीटिंग हुई। अब कल जो है, कल का जो दिन है वो बहुत खतरनाक दिन है। कल आप देखिए कि बिहार में किस प्रकार की स्थिति होती है। जैसे ही ये खबरें आई, तो चाणक्य जी के जो दोनों चेले हैं, वो तुरंत नीतीश जी के यहाँ पहुंच गए। उन्होंने कहा
ये बहुत अच्छा मौका है नीतीश जी, इस मौके को हाथ से मत जाने दीजिए। और देखिए आपने जो है कसम खाई थी चाणक्य जी के सामने, उन्होंने कहा भी देख लीजिए सब अपनी शर्तों से पीछे मत हटिए। इस तरह से उनको उकसाने का काम कर रहे हैं। लेकिन बात यह है कि बिहार में सनसनी फैल गई है कि कुछ नया होने वाला है, अनोखा होने वाला है। अगर इससे बचना है और इसको रोकना है तो नीतीश कुमार को अपने पद पर रहना ही होगा। तो मुझे ये लग रहा है कि नीतीश कुमार जी सोमवार को राज्यसभा का अपना नॉमिनेशन वापस ले सकते हैं। मुझे ऐसी संभावना लग रही है। गजब गजब की बात कह दी आपने। अगर नीतीश कुमार ने पर्चा वापस ले लिया तो ये माना जाएगा कि चाणक्य के पत्ते पिट गए। लेकिन राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं होता है, कहीं भी कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो ये संभावना है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि क्या इस युद्ध ने जाने अनजाने में विश्व गुरु की साख को धक्का पहुंचा दिया? कांग्रेस जिस तरह हमलावर कर रही है कि सरेंडर प्राइम मिनिस्टर, सरेंडर प्राइम मिनिस्टर, उसे शर्म तो आ ही रही होगी प्राइम मिनिस्टर को भी और पूरी बीजेपी को भी कि अमेरिका डांटते हुए कह रहा है कि भाई तेल यहाँ से खरीदो। हमारे यहाँ मेहमान था नौसेना का जहाज, उस पर हमला कर दिया, हम बोल नहीं पा रहे हैं। इतना कमजोर प्रधानमंत्री होगा देश का, ये तो सोचा नहीं था। लोग इंदिरा गांधी के वीडियो वायरल कर रहे हैं कि किस तरह हिम्मत से उन्होंने पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांट दिया था। अब अगर नेहरू की और इंदिरा की बात होगी तो मिर्ची लगेंगी ही लगेंगी। आपका क्या मानना है? संजय देखिए, ये पुरानी बातें हैं। नेहरू हो चाहे इंदिरा गांधी हो, इनका कोई आज के परिप्रेक्ष्य में कहीं कोई समानता ही नहीं है उन चीजों में। और प्रधानमंत्री की क्या मजबूरी है, मैं यहाँ चैनल पर नहीं कहूंगा, वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। और खाली प्रधानमंत्री की मजबूरी नहीं है, देश के बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं। आप जैसे ही कहेंगे कि मैं नहीं कहूंगा तभी लोग तुरंत एफएसटी फाइल से जोड़ लेंगे। हाँ, तो वो जोड़ते रहे, वो उनका काम है जोड़ना, हमारा काम बताना। लेकिन मैं आपको एक नई चीज संजय जी यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप अनिल अंबानी का जिक्र करते हैं और अनिल अंबानी के तार जहां जहां जोड़ते हैं तो तार जुड़ते जुड़ते लखनऊ तक भी पहुंचते हैं और अमर सिंह तक भी जुड़ते हैं। और अगर अमर सिंह से जुड़ते हैं तो अमर सिंह के आसपास के लोगों से भी जुड़ते हैं। तो अगर ये चिंगारी लगती है तो ये आग दूर तक जाएगी, वो खाली यहीं तक नहीं रुकेगी। और वो जब भी अगर गई तो वो बहुत लंबी जाएगी। और उससे कहीं ना कहीं हमारे चाणक्य हो चाहे हमारे महामहिम हो, इनको फायदा भी है, क्योंकि वो आज जहां तक जारी है वो सब इनको बचाने में लगे हुए हैं और ये इजराइल को बचाने में लगे हुए हैं। यही एक कारण है। इसीलिए यहाँ कोई शर्म की बेहयाई की बात तो रही नहीं है। यहाँ तो सबकी अपनी अपनी मजबूरियां हैं, तो उन मजबूरियों पे फायदा सामने वाले लोग उठा रहे हैं। ये बहुत गहराई की बातें हैं। अब इसमें बहुत अधिक विश्लेषण या बहुत अधिक चीजें हम भी नहीं कह सकते, क्योंकि उस तरह की चीजें हमारे पास तो है नहीं। अगर फाइलें ही नहीं खुल रही हैं तो हम क्या है। लेकिन निश्चित तौर पर हम तार जोड़ सकते हैं और तार कहीं ना कहीं जुड़ते हुए नजर आते हैं। इसीलिए सारा मामला हो रहा है, नहीं तो कोई कारण नहीं है। हमें किस चीज का डर है? भारत तो दबंगई से रहा है पहले भी। वाजपेयी जी रहे नहीं क्या? वाजपेयी के बाद भी जितने प्रधानमंत्री आए हैं, अगर मनमोहन भी आए हैं, तो मुझे तो दिखता नहीं कि मनमोहन जी जाके कभी जूते चाटे हों अमेरिका में या किसी दूसरे देश में। ऐसा तो मनमोहन जी ने भी नहीं किया। वाजपेयी से पहले भी कोई दूसरे जो कुछ समय के लिए प्रधानमंत्री आए, चाहे वो देवगौड़ा हो चाहे वो दूसरे लोग हों, वो भी इतने नहीं गिड़गिड़ाए विदेश में जाके। हमें तो नहीं लगा, तो हम कोई इतने कमजोर नहीं है। लेकिन हमारी कोई नस दबी हुई है, ये निश्चित तौर पर बात है। इसीलिए हम इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, नहीं तो कोई दूसरा कोई कारण मुझे समझ में नहीं आता। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, राजनीति का यही पहलू है। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने मुझे समय दिया, बातचीत की। थैंक यू। ये थे केपी मलिक जी। इन्होंने भारत की, इन्होंने अमेरिका, इजराइल, ईरान की तमाम चीजों पर चर्चा करी। और मुझको ये यकीन है कि जो हालात बन रहे हैं, आप तय मानिए कि महंगाई का बहुत बड़ा बोझ आपके सिर पर पड़ने वाला है। आप मान लीजिए कि आपके देश के प्रधानमंत्री की खामोशी भी आप पर भारी पड़ने वाली है। आप क्या सोचते हैं मुझे बताइएगा जरूर। शुक्रिया, थैंक यू।